नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। राजनीतिक वजहों से टीडीपी ने छोड़ा एनडीए का साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एन चंद्रबाबू नायडू को जवाबी खत। कहा, आंध्र के विकास के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद। फेसबुक डाटा लीक मामले में कैम्ब्रिज एनालिटा की बड़ी मुश्किलें। ब्रिटेन में कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी। ब्राजील ने भी दिए जांच के आदेश। भारत ने 6 सवालों पर कंपनी से 31 मार्च तक मांगा जवाब। चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव को अब तक की सबसे बड़ी सजा, 14 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना। रांची की विशेष सीबीआई अदालत का आदेश। दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला। राज्यसभा चुनाव में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी से जारी रहेगा सहयोग। बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान। बीजेपी ने कहा, विरोधाभासों से भरा है बीएसपी और एसपी का गठबंधन। और जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। निशानेबाज मनु भाकर का गोल्ड पर निशाना। 10 मीटर एयर राइफल में जीता स्वर्ण। और आज हम बात करेंगे उस रियल हीरो की जिसने पूरे देश में जोश भर दिया है। आज हम आपको मिलवाएंगे वीरता, साहस, जज्बे और देशभक्ति की मिसाल सीआरपीएफ के एक जाबाज कमांडेंट चेतन चीता से। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं सीआरपीएफ के जाबाज चेतन चीता। बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। लेकिन बातचीत से पहले आपको बताएंगे चेतन की कहानी। करीब 1 साल पहले आतंकियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से घायल हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता ने जज्बे की नई मिसाल कायम की। 1 साल के भीतर वो फिर से देश सेवा में जुट गए। आज गुरुग्राम में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में वो परेड में शामिल हुए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकियों की 9 गोलियों का सामना करने वाले चेतन चीता के साहस की जमकर तारीफ की। ये हैं सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता। 1 साल पहले कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए चीता बुरी तरह घायल हो गए थे। फिर भी चीता ने हिम्मत नहीं हारी। सीआरपीएफ के 79वें स्थापना दिवस समारोह में चीता परेड में शामिल हुए। जिंदगी और मौत की लड़ाई में यदि कोई जीता है तो उस शख्स का नाम है चेतन चीता। और चेतन चीता का नाम स्मरण होते ही एक बार स्वाभाविक रूप से अपना मस्तक ऊंचा हो जाता है। पिछले साल 14 फरवरी को चीता कश्मीर के बांदीपोरा में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी बटालियन वहां छिपे आतंकियों से लोहा ले रही थी। इसी दौरान आतंकियों ने चीता को निशाना बनाया। उनके सिर, दाईं आंख, पेट, दोनों हाथों समेत 9 जगहों पर गोलियां मारी गईं। इसके बावजूद चीता ने हार नहीं मानी और ठीक होकर पिछले दिनों सीआरपीएफ में दोबारा सेवाएं शुरू कर दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीता जैसे जवानों की दिलेरी से ही सीआरपीएफ ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर शानदार काम किया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता बने हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपकी वीरता, आपके साहस, आपके जज्बे को सबसे पहले हमारा सलाम। पिछले साल कश्मीर के बांदीपुरा में आपने जिस साहस का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले उस घटना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली बांदीपुरा में के हाजिन इलाके के अंदर लश्कर तोयबा का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था और उनकी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट थी उस इलाके के अंदर जी। और पिछले 3 महीने से नवंबर से ही हमने वहाँ पे इंटेंसिव ऑपरेशन चालू कर दिए थे
जी और उसमें हमने 5-6 मिलिटेंट्स ऑलरेडी लक्ष्य तोबा के ढेर कर दिए थे। जी लेकिन हमें कुछ ऐसी पक्की खबर की ज़रूरत थी जिसके अंदर हम वहाँ जो अवेलेबल 7-8 मिलिटेंट्स हैं उनको एक साथ धर दबोचें। जी 13 तारीख को हमारे को खबर आई कि हाजिन के एक इलाके के अंदर करीब रात को 7-8 मिलिटेंट एक साथ इकट्ठा होंगे और रात भर वहीं रहेंगे। जी तो वहाँ पे दबिश करने की पूरा प्लान बनाया गया आर्मी के साथ में, आरआर के साथ में, और ये तय किया गया कि सुबह 5 बजे हम वहाँ पे दबिश डालेंगे जी और उनको वहाँ पे उनको हम अरेस्ट करेंगे। जब मॉर्निंग के अंदर 5 बजे हमने जब मैं वहाँ पे गया अपनी पलटन के साथ में, तो वहाँ देखा कि वहाँ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फायरिंग चल रही थी और मुठभेड़ के अंदर आर्मी और मिलिटेंट्स इन्वॉल्व थे, जिसमें आर्मी के काफ़ी 3 जवान घायल हो चुके थे और एक ऑफिसर को भी गोली लगी थी। जी तो वहाँ का नज़ारा और उनको इवैक्यूएशन वहाँ से करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था कि गोलाबारी के अंदर। जी तो उनको बचाने के लिए मैं अपनी सीआरपीएफ पार्टी को लीड करते हुए मैं अंदर घुसा जी और वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया और इसी कार्रवाई के अंदर हमने मिलिटेंट्स पे भी धावा बोला और उनके 3 मिलिटेंट्स को पर्सनली मैंने खुद ने गोली मारी। जी और फिर वहाँ हालातों को देख के बाकी मतलब अंधेरे का फ़ायदा उठा के बाकी मिलिटेंट वहाँ से निकल गए। जी लेकिन इस गोलाबारी के अंदर, इस जवाबी कार्रवाई के अंदर मेरे को भी करीब 9 गोलियां लगी, जिसमें उसके अलावा 10 गोली मेरे बुलेट प्रूफ पे भी थी। जी और करीब 5:30 पौने 6 बजे के आसपास जब मेरे को वहाँ से इवैक्यूएट करके चॉपर से 92 बेस हॉस्पिटल कश्मीर में लेके गए जी और जहाँ मेरा इनिशियल ऑपरेशन हुआ, शरीर से गोलियां निकाली गई और फिर शाम को दिल्ली से एक एयर एम्बुलेंस भेजी गई और वो सब्सिक्वेंटली उसको मुझे इवैक्यूएट करके एम्स के ट्रॉमा सेंटर के अंदर लाया गया। जी थैंक यू। जी आपके शरीर में 9 गोलियां जो हैं आतंकियों की लगी, कितना मुश्किल भरा रहा ये दौर? अपने जख्मों से लड़ते हुए दोबारा से आप देश की सेवा के लिए खड़े हो गए हैं, आज आपने परेड में भी हिस्सा लिया। इस दौर को आप कैसे याद करते हैं? बहुत मुश्किल दौर था। मेरे बॉडी के अंदर 60% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। दैट वाज वेरी क्रिटिकल। जी और जब मुझे शाम को मेरे को जब एयर एम्बुलेंस से इवैक्यूएट किया गया, उस टाइम पे भी बीच बीच में मेरी हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा और ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन चला गया था। जी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। जी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उस वक्त पे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों की तो डेफिनेटली दुआएं मेरे साथ थी, जिसके कारण मैं आज यहाँ बैठ के आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। जी थैंक यू। जी चेतन जी, आमतौर पे ऐसे हादसों के बाद लोग टूट जाते हैं। जी आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चेतन जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? हाँ मिल रही है। आमतौर पे ऐसे हादसों के बाद लोग टूट जाते हैं, मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल पहुंच रही है मेरे को। जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आमतौर पर ऐसे हादसों के बाद लोगों का मनोबल टूट जाता है, आमतौर पे लोग फिर अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपकी वो कौन सी सोच थी? आपने क्या सोचा और दोबारा सीआरपीएफ आपने ज्वाइन की? एक्चुअली जो हमारी ट्रेनिंग होती है फौज के अंदर, जी वो ट्रेनिंग के अंदर हमारे जो बोलते हैं ना मेंटल टफनेस, जी उसको बनाने की कोशिश की जाती है पूरी तरीके से कि छोटे मोटे हादसों को इस तरीके से आपके साथ में कभी भी कुछ होता है तो आदमी को, इंडिविजुअल को टूटने की ज़रूरत नहीं है और पूरे मनोबल के साथ में, ऊंचे मनोबल के साथ में उसको सिचुएशन का सामना करना है। शायद मेरी ट्रेनिंग ही थी जो, और मेरे परिवार वालों का साथ था, जिसके कारण मैं उस मुश्किल वक्त के अंदर आराम से मैंने निकाला और जल्दी रिकवरी करके वापस मैंने अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करी। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल जो है आपके परिवार को ही लेके था कि आपके परिवार का कितना साथ रहा, क्योंकि ऐसे मौके पर परिवार भी जो है उसका भी मनोबल टूटता है और आगे किसी अनहोनी को लेकर आशंका बनी रहती है। ऐसे में परिवार ने कितना आपको सपोर्ट किया?
एक्चुअली मेरी वाइफ भी एक आर्मी कर्नल की डॉटर है जी। और उन्होंने बचपन से ये सिचुएशंस देखते आए हैं कि फ़ौज के अंदर किस तरीके से लोग काम करते हैं और कैसे कैसे डिफ़िकल्ट टेरेंस के अंदर रहते हैं। उसका उमा जो मेरी वाइफ हैं वो उस टाइम पे दिल्ली में थी जब मेरे को ये चोट लगी। जब सुबह उनको 8-9 बजे के आसपास उनको कंफर्म हुआ कि मेरे को काफ़ी गोली लगी है और मेरी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो वो उस टाइम के 1 बजे की तुरंत फ़्लाइट पकड़ के कश्मीर आ गई जी। और फिर फाइनली वो मेरे को वो एयर एम्बुलेंस में लेके वापस दिल्ली आए। जी। शी वॉज 100% विद मी एंड शी इज़ माई स्ट्रेंथ जी। एंड शी इज़ एंड आई ओ एवरीथिंग टू हर। जी। थैंक यू जी। और आखिर में आपसे ये सवाल कि देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और अब जबकि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर चुके हैं, दोबारा देश भक्ति के साथ आप खड़े हो चुके हैं, तो अब आगे आप क्या करना चाहेंगे, आपका लक्ष्य क्या है? मैं अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करके जो मेरा कर्तव्य है देश के प्रति उसको निभाना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से। और देश के नौजवानों को मैं केवल इतना सा बोलना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे, आज के वक्त पर जी। बहुत सारी इस तरीके की स्टूपिड बातें चल रही है कि हमें राष्ट्र गान गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। देशभक्ति का आज के टाइम पे मायने बदल गए हैं। लोग राष्ट्रगान पे खड़े होने के लिए उनको मुश्किल होती है। इन सब चीज़ों के अंदर उनको नहीं पड़ना चाहिए और उनको अपनी समझ बूझ रखते हुए देश की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस पूरी बातचीत के लिए चेतन चीता जी, और आपके जज्बे को एक बार फिर से सलाम, क्योंकि जिस विकट परिस्थितियों से निकलकर आप दोबारा पूरे जज्बे जोश के साथ खड़े हुए हैं देश की सेवा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए आपका। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये बात कही सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में। उन्होंने कहा कि नक्सली अब सीधे लड़ाई की बजाय कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दे रहे हैं। उग्रवादी गुटों में इस समय हताशा और निराशा का माहौल है। सामने आकर हमला करने की अब उनकी ताकत काफी घट गई है, इसलिए घात लगाकर बराबर वे कायरों की तरह जवानों की जान लेने की कोशिश करते रहते हैं। और चारा घोटाले के चौथे मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 अलग अलग कानूनों के तहत 14 साल की सजा सुनाई है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी पाया। अदालत ने दोनों कानूनों के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई। अदालत ने आईपीसी के तहत 7 साल की सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी 7 साल की सजा और 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। ये दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। लालू प्रसाद के वकील ने कहा है कि वो फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। लालू जी को ही है अंडर सेक्शन 120B, रेड विद सेक्शन 420, 409, 467, 468, 470, 477 है। आईपीसी में 7 साल की सजा और 30 लाख रुपए का जुर्माना। एंड अंडर सेक्शन 13(2) रेड विद सेक्शन 13(1) प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में 7 साल की सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना। और सभी सजाएं जो है कंस्टिट्यूटिव का आदेश हुआ है, ये बहुत कठोरतम सजा सुनाया गया मानने लगा। देखिए, इस सज़ा को हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और पहले भी सेम और सिमिलर केसेस में हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अभी वहाँ पेंडिंग में मामला है। ये निचली अदालत है, सीबीआई की विशेष अदालत है, और जो इन्होंने फैसला सुनाया है इन्होंने अपना काम किया। अब हम लोग जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि आप देखेंगे 4 जो यहाँ अभी फ़िलहाल में जो सज़ा अलग अलग सुनाया गया उसमें अलग अलग जजमेंट है। जब तक पूरे जजमेंट को पढ़ नहीं लिया जाए, जान ना लिया जाए भाई क्या मैटर है, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे की स्ट्रैटेजी को अपनाने का काम करेंगे।
19 मार्च को कोर्ट ने लालू यादव समेत 19 आरोपियों को मामले में दोषी पाए जाने का फैसला सुनाया और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपी बरी कर दिए गए। दुमका कोषागार से 1990 में 3 करोड़ 13 लाख रुपए अवैध रूप से निकाले गए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है उसका सम्मान करना चाहिए। एक संदेश है राजनेताओं को, नौकरशाहों को, कि अगर सत्ता में रखकर भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो लालू यादव का हश्र हुआ है, जिसे सबक लेना चाहिए। कल राजद के नेताओं को नहीं, सभी दलों को, नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सरकार में या बाहर में हैं, हम भ्रष्ट आचरण में लिप्त नहीं रहेंगे। चारा घोटाले से जुड़े कुल 6 मामलों में से लालू प्रसाद यादव पर 5 मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें 4 में दोषी करार दिया जा चुका है। इससे पहले लालू यादव को देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि टीडीपी ने राजनीतिक वजहों से एनडीए का साथ छोड़ा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को लिखे चिट्ठी में ये बात कही। उन्होंने लिखा कि टीडीपी के फैसले का आंध्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने टीडीपी के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरफा बताया। अमित शाह ने लिखा कि आंध्र के विकास के लिए रकम देने के अलावा केंद्र ने विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने टीडीपी अध्यक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि केंद्र सरकार आंध्र से किए वादों को पूरा नहीं कर रही। आंध्र को विशेष दर्जा नहीं मिलने पर टीडीपी एनडीए से अलग हो गई थी। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। अमित शाह ने इसी चिट्ठी का जवाब दिया है। हमारे सरकार के 5 साल के कार्यकाल में लगभग 2,43 या 44 हजार करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल में केवल 1,17,000 यानी लगभग दुगने से ज्यादा राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अमित शाह जी ने यही कहा कि यदि आपको ये अनदेखा करना लगता है तो आप केवल राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ये सारे तथ्यों से परे है। पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने कम से कम 21 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ये बात गुवाहाटी में कही। वो यहां पर पार्टी के बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत में बूथ अध्यक्षों की अहम भूमिका है। किसी दूसरी पार्टी में बूथ अध्यक्षों को इतना महत्व नहीं मिलता जितना बीजेपी में मिलता है। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, इसमें मिजोरम को छोड़कर बाकी जगहों पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से 8 सीटें जीती थी। बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। अभी देश की पार्लियामेंट चल रही है। पार्लियामेंट चलाने के लिए हर रोज करोड़ों रुपए का खर्च होता है। और मित्रों, दुख की बात है, गत 20 दिन से पार्लियामेंट में 1 मिनट काम भी विपक्ष ने नहीं होने दिया। हम अपील कर रहे हैं, हर रोज मिल रहे हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री जी कि पार्लियामेंट चलाने दीजिए, पार्लियामेंट चलाने दीजिए। एक और तो कहते हैं कि हम संवाद चाहते हैं और दूसरी ओर शोर शराबा कर पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं। राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद से बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ देने के लिए आभार जताया। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी और बीएसपी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएसपी अब अपनी नई रणनीति पर काम करेगी। मायावती ने कहा कि गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने साजिश रची। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की अराजकता की वजह से राज्यसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। मायावती ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीएसपी डरने वाली नहीं है। बीएसपी प्रमुख ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया।
वहीं बीएसपी ने चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले विधायक अनिल सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उधर बीजेपी ने कहा कि एसपी और बीएसपी के गठबंधन में कई तरह के अंतर्विरोध हैं। सपा ने अपने वोट को ट्रांसफर नहीं किया है, यही अतीत में भी हुआ है। बसपा सपा का जो गठबंधन है ये बहुत ही असहज गठबंधन है। ये जमीन पर काम करने वाली गठबंधन नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस गठबंधन में। हमने अतीत में देखा कांग्रेस बसपा का गठबंधन हुआ, कांग्रेस को लाभ हुआ, बसपा पूरी तरह लुट गई थी। वही कल भी देखा हमने। राज्यसभा चुनाव के कल आए नतीजों के बाद से सदन में बीजेपी की सीटें बढ़कर 69 हो जाएंगी। बीजेपी के 38 सालों के इतिहास में ये पहला मौका है जब राज्यसभा में उसके 69 सदस्य होंगे। बीजेपी ने 6 राज्यों से राज्यसभा की 25 सीटों के लिए हुए चुनाव में 12 सीटें जीती हैं, जबकि 33 उम्मीदवारों को 15 मार्च को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। इनमें बीजेपी को 16 सीटें मिली थीं। वहीं 4 सीटों के नुकसान के साथ ऊपरी सदन में अब कांग्रेस की सीटें 50 हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। राज्यसभा के लिए कल हुए चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल कर ऊपरी सदन में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। 58 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि उसके 17 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी को इस चुनाव में 11 सीटों का फायदा हुआ है और उच्च सदन में पार्टी के सदस्यों की तादाद 58 से बढ़कर 69 हो जाएगी। वहीं कांग्रेस को चुनाव में 4 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस महज 10 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई, जबकि अगले हफ्ते पार्टी के 14 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सदन में अब कांग्रेस सांसदों की तादाद 54 से घटकर 50 हो जाएगी। राज्यसभा की 58 सीटों पर हुए चुनाव में टीएमसी को 4, बीजेडी और टीआरएस को 3-3 सीटें मिली हैं। टीडीपी, जेडीयू और आरजेडी को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। शिवसेना, एनसीपी, वाईएसआर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 1-1 सीट मिली है। केरल से राज्यसभा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू के शरद यादव गुट के एमपी वीरेंद्र कुमार ने जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दौरे पर आए जर्मन के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने आज दिल्ली के सुंदर नर्सरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने सहयोग के नए क्षेत्रों को तलाशने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी राष्ट्रपति स्टीनमेयर से मुलाकात की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जर्मनी के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति स्टीनमेयर का राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जर्मन राष्ट्रपति राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति स्टीनमेयर गुरुवार को वाराणसी पहुंचे थे और वहां से सारनाथ गए थे। वे 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए हैं। और फेसबुक डेटा लीक मामले में कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को ब्रिटिश अधिकारियों ने कंपनी के लंदन स्थित ऑफिसों में छापेमारी की। इस मामले में भारत ने भी कार्रवाई करते हुए कंपनी से 6 सवाल पूछे हैं। इस बीच ब्राजील ने भी कंपनी के खिलाफ जांच का ऐलान किया है। आईसीओ एनफोर्समेंट की जैकेट पहने करीब 18 ब्रिटिश अधिकारी शुक्रवार को कैम्ब्रिज एनालिटिका के दफ्तर में जांच के लिए पहुंचे। कार्रवाई स्थानीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक चली और अब सबूतों का अध्ययन किया जा रहा है। इससे पहले लंदन हाईकोर्ट ने गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में फंसी कैम्ब्रिज एनालिटिका के लंदन कार्यालयों पर छापे की मंजूरी दी थी। ब्रिटेन की सूचना आयुक्त एलिजाबेथ डेनहम इन दावों की जांच कर रही हैं कि कंपनी ने राजनीतिक फायदों के लिए फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की निजी जानकारी अवैध रूप से हासिल की या नहीं। ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ट्विटर पर इस बात की पुष्टि की। आईसीओ के मुताबिक वो कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं और ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा के उपयोग में एक बड़ी जांच का हिस्सा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही कैम्ब्रिज एनालिटिका पर 2016 के ब्रेक्जिट जनमत संग्रह को भी प्रभावित करने के ताज़ा आरोप लगे हैं।
इससे पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका पर 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा चोरी करने और उसका 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है। उधर ब्राजील ने भी इस साल अक्टूबर में होने जा रहे चुनावों में कंपनी की भूमिका की जांच की बात कही है। इधर इस मामले में भारत में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सरकार ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को नोटिस जारी कर 6 सवालों के जवाब 31 मार्च तक देने को कहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कैम्ब्रिज एनालिटिका से पूछा गया है कि क्या कंपनी किसी काम के लिए भारतीयों के डेटा का इस्तेमाल कर रही है, कौन सी इकाइयां कंपनी से यह काम करवा रही हैं, कंपनी को यह डेटा कैसे मिला, क्या ऐसा करने के लिए लोगों से उनकी अनुमति ली गई, इकट्ठा हुए डेटा का इस्तेमाल कैसे किया गया, क्या डेटा के आधार पर किसी तरह की प्रोफाइल तैयार की गई। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश के नागरिकों की निजता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जवाब नहीं मिलने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा कि वो सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष की सराहना करती है, लेकिन निजता के उल्लंघन को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वो संबंधित एजेंसियों के साथ विचार करके सोशल मीडिया से मतदाताओं के डेटा के गैर कानूनी इस्तेमाल और हेराफेरी के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मलावी के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सालोस क्लॉस चिलीमा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति से पहले युगांडा के उपराष्ट्रपति एडवर्ड किवानुका से मिले। दोनों ने भारत और युगांडा के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और युगांडा के बीच व्यापार के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनो चिमवेंगा से भी मिले। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर जिम्बाब्वे के आर्थिक विकास में सहयोग का वादा किया। दोनों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात हुई। भारत की गोल्ड गर्ल बनकर उभरी झज्जर की बेटी मनु भाकर ने देश की झोली में एक और मेडल डाल दिया है। जूनियर वर्ल्ड कप पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में मनु ने ये कीर्तिमान हासिल किया। प्रतियोगिता में थाईलैंड की कान्या कोर्न को सिल्वर और चीन की कैमन लू ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मनु भाकर ने इससे पहले मेक्सिको में हुई सीनियर विश्व कप में भी स्वर्ण पदक जीता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।